गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस पढ़ रहे थे। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि जो अकाउंटिंग होती है वो कुछ कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। बेसिक फ़र्क क्या था, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं, यानी पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में उन्हें एक जैसा माना जाता है। पर कुछ जो अजम्पशंस होती हैं वो कंट्री टू कंट्री डिफ़र कर सकती हैं। जैसे अभी अभी आप पढ़ेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स होते हैं अकाउंट्स में, अपने डेटा को प्रेजेंट करने के फॉर्मेट्स वो हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग किए जा सकते हैं और अलग होते हैं। पर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होती है उनकी, कि जो इंडिया में एप्लीकेबल होंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वही पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होंगे। इसमें हमने सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को समझ लिया था। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या थे कि ये हमेशा अज्यूम किया जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकाउंटिंग डेटा को मेंटेन करते समय इन कॉन्सेप्ट को फॉलो ज़रूर किया होगा। एक तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि बिजनेस इनडेफिनिट टाइम तक चलेगा। एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था कि जो अकाउंटिंग मेथड और जो तरीके आप इस साल यूज़ करेंगे वही एवरी ईयर यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली। आप फ्रिक्वेंटली अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और मेथड्स में चेंज नहीं करेंगे। एक्रुअल कॉन्सेप्ट या ड्यू कॉन्सेप्ट या मर्केंटाइल सिस्टम आपने पढ़ लिया था कि चाहे एक्सपेंस पे हुआ हो या पे नहीं हुआ हो, चाहे इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, अगर वो आपकी करंट ईयर से रिलेटेड है तो आप उस इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे इन द सेम ईयर, सो दैट आप ये जान सकें कि करंट ईयर में एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है। तो ये 3 फंडामेंटल अजम्पशन या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अदर कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसे तीनों में से किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल लें या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल लें या सिंपल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। अब सर ये क्या होता है, तो पहले हम रफली समझ लेते हैं फिर हम डिसाइड करेंगे। मिस्टर ए, इसके पास 10 लाख रुपीज़ है, लेट सपोज ही हैज़ 10 लाख रुपीज़, उसके पास 10 लाख रुपए हैं। अब ये दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड है। ये अपना पैसा बिज़नेस में भी स्टार्ट कर सकता है, बिज़नेस लगाने में। ये सोच रहा है कि मैं कोई बिज़नेस कर लूँ, या ये पैसे को चाहे तो बैंक में भी जमा करा सकता है। दो इसके पास ऑप्शन है, राइट। जैसे आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, सीए हैं या सीएस हैं, राइट, या डॉक्टर हैं या एडवोकेट्स हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप खुद का ऑफिस खोल लें, प्रैक्टिस कर लें, या आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं। तो आप भी कई बार कंफ्यूज होते हैं जब आपको करियर स्टार्ट करना होता है। सेम मिस्टर ए भी कंफ्यूज है कि वो बिजनेस भी कर सकता है और बैंक भी में भी पैसे जमा करा सकता है। जो सही ऑप्शन होगा वही ये चूज़ करेगा। अब हम इन तीनों को लिविंग मान लेते हैं, जीते जागते इंसान मान लेते हैं। वैसे मिस्टर ये तो लिविंग पर्सन है ही, बिजनेस एक नॉन लिविंग थिंग है, पर हम अज्यूम कर लेते हैं बिजनेस भी एक जीता जागता इंसान है और बैंक भी एक जीता जागता इंसान है। जबकि दोनों आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, लॉ की नज़र में इन्हें पर्सन माना जाता है, नेचुरल पर्सन ही नहीं होते हैं। अब ए बिज़नेस से बात कर रहा है पहले कि देखो, अगर ये पैसा मैं बैंक में जमा कराता, अगर मैं तुम्हें तुम्हें ना देके बैंक को देता है पैसा, तो बैंक पे मेरा पैसा क्या होता है, लायबिलिटी होता। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक आपको क्या करता है, क्रेडिट करता है। क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी। तो बैंक के ऊपर जो आपका पैसा है वो लायबिलिटी है, और आपके लिए तो एसेट है, आपको बैंक से वापस लेना है। लायबिलिटी का मतलब क्या पढ़ा था आपने लास्ट क्लासेस में, ऑब्लिगेशन टू पे। तो बैंक ने जो आपसे पैसा लिया है वो आपको पे करेगा वापस। जब भी आप डिमांड करेंगे, जब भी आप पैसा मांगेंगे, बैंक को वापस करना होगा। तो ए बिजनेस से कहता है, अगर ये बात तुम मान लेते हो, तुम भी मेरे पैसे को एज ए लायबिलिटी अपने ऊपर ट्रीट करोगी, तभी मैं पैसा तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करूँगा। बिजनेस कहता है ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसलिए जो कैपिटल लगाता है ऑनर बिजनेस में, कैपिटल आप पढ़ चुके हैं, कैपिटल मतलब अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस इज नोन एज ए कैपिटल। जो भी पैसा या कोई एसेट या कोई वस्तु लगाता है मालिक बिजनेस में, उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं। और कंपनी में इक्विटी, कैपिटल को इक्विटी बोला जाता है। अगर आप कंपनी की बात करते हैं, टाटा रिलायंस, तो वहाँ कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, वहाँ इक्विटी वर्ड आएगा। कंपनी में कैपिटल को इक्विटी बोला जाता है। तो इसलिए कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस ने पैसा लिया है अपने ऑनर से, ठीक है, तो उसको वापस करना है। तो एज ए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस है उसके ऊपर जो पैसा लगाया है ऑनर ने, वो लायबिलिटी मानी जाती है, कैपिटल लायबिलिटी मानी जाएगी। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। अब मिस्टर ए वापस बिजनेस से कहता है कि अगर मैं पैसा बैंक में जमा कराता तो बैंक मुझे क्या देता, इंटरेस्ट देता। इंटरेस्ट देता है बैंक आपको, आपके अकाउंट पे ब्याज मिलता है। पर अगर यही पैसा मैं तुम्हें दूंगा तो मैं भी तुमसे ब्याज दूंगा। अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो तभी मैं पैसा तुम्हारे अंदर लगाऊंगा। तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट जन्म देता है जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी एक बिजनेस अपने ऑनर को देता है इंटरेस्ट कैपिटल पे।
क्लियर? यहाँ तक शायद कोई डाउट नहीं होगा। अब बिज़नेस कहता है तुमने बहुत बोल लिया, अब मेरी बारी है, अब मैं भी अपना फेवर रखूँगा, अपना पक्ष रखूँगा। बिज़नेस कहता है कई बार तुम क्या करते हो, बैंक के पैसे से शॉपिंग करते हो, तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे हैं ही नहीं और तुम बैंक का पैसा निकाल के ले जाते हो, जिससे आप क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, पर बैंक आपको एक लिमिट दे देता है कि एक लिमिट तक एज़ पर अब योर गुडविल, आपकी गुडविल और पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है कि आप कितना पैसा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आप बैंक के पैसे से शॉपिंग कर रहे हैं। इसे सीसी लिमिट भी बोलते हैं, क्रेडिट लिमिट, या कई लोग इसे क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं आप समझने के लिए। क्रेडिट कार्ड यही होता है, आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं है पर आप बैंक के पैसे से शॉपिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट लिमिट या क्रेडिट कार्ड। तो ये लायबिलिटी है आपके लिए। तो बिजनेस के बैंक क्या बोल रहा है बिजनेस ऑनर को कि जब तुम बैंक के पैसे से शॉपिंग करते हो तो बैंक तुम्हारे बैलेंस को नेगेटिव कर देता है, बढ़ाता थोड़ी, नेगेटिव में चला जाता है आपका बैंक बैलेंस, आपको देना है पैसा वापस बैंक को। इसी तरह बिजनेस कहता है कि जब तुम पैसा निकाल के ले जाओगे, तुम्हें भी कोई पर्सनल काम पड़ सकता है घर पे, तो तुम बिजनेस से पैसा निकाल के ले जा सकते हो, तो मैं भी तुम्हारी कैपिटल को क्या करूँगा, रिड्यूस कर दूंगा। जिस तरह बैंक आपका बैलेंस घटा देगा अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हारा बैलेंस कम कर दूंगा। तो एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, इसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स का मतलब जब कोई ऑनर पर्सनल पर्पस के लिए पैसा या कोई गुड्स बिजनेस से निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो जाती है। जैसे ए ने 10 लाख रुपए लगाए थे, इसमें से 1 लाख रुपए वो निकाल के ले जाता है, तो बिजनेस क्या करेगा, माइनस कर देगा, अब 9 लाख की कैपिटल मानी जाएगी। क्लियर? इसी तरह बिजनेस दोबारा बोल रहा है कि जब तुम बैंक से ओवरड्राफ्ट करते हो या सीसी लिमिट लेते हो तो बैंक तुम्हें ब्याज देता नहीं है, बल्कि बैंक तुमसे ब्याज लेता है, तो मैं भी तुमसे ब्याज लूँगा। तो इससे एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए तो इनकम है, पर ऑनर के लिए नुकसान है क्योंकि वो ऑनर से लिया जाता है। राइट? तो ये होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस मैन अलग माना जाएगा, ऑनर अलग माना जाएगा, बिजनेस अलग माना जाएगा। ऑनर अगर बिजनेस को कुछ देगा जिससे कैपिटल बोला जाता है, तो कैपिटल लायबिलिटी मानी जाएगी बिजनेस के ऊपर, क्योंकि माना जाएगा कि बाहरी आदमी ने उसे पैसा दिया है, और बिजनेस जब पैसा निकाल के लेके जाएगा ऑनर, तो उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। तो एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑनर को अलग समझा जाएगा और बिजनेस को अलग समझा जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ईजी है, क्योंकि अगर ऑनर अपने पर्सनल खर्चे भी बिजनेस में मिक्स कर देगा, आपके घर के खर्चे भी होते हैं और एक बिजनेस के खर्चे भी होते हैं, अगर मैं अपने पर्सनल खर्चों को भी बिजनेस के खर्चों में मिक्स कर दूंगा तो मुझे एक्चुअल में ये नहीं पता चल पाएगा कि बिजनेस की इनकम कितनी है, बिजनेस के खर्चे कितने। इसे सेपरेट इनकम एक्सपेंस अलग रखेगा ऑनर अपने, और बिजनेस के इनकम एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रीड कर लेते हैं। According to this concept, इस concept के अनुसार the owner of a business is always considered a distinct and separate person. Owner को एक अलग व्यक्ति माना जाएगा from the business. Business transactions are recorded in the business books of accounts. business के transaction ही record होंगे। transaction के वर्ड आप पढ़ चुके हैं। business transaction क्या होता है, business में कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे पैसा या तो आएगा या जाएगा, या तो इमीडिएट बेसिस पे जाएगा या फ्यूचर में जाएगा, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे सामान खरीदा, बेचा, असेट खरीदी, बेची, एक्सेट्रा। एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द पर्सनल बुक ऑफ द ऑनर। जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होंगे ऑनर के, वो ऑनर की बुक में रिकॉर्ड होंगे। सो दैट बिजनेस अफेयर, जो बिजनेस के जो भी डे टू डे के काम है, आर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल अफेयर ऑफ द ऑनर, ताकि ऑनर के पर्सनल चीज़ों का बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इससे केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे बिजनेस के बुक्स में, पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है, चाहे आप सोल प्रॉपराइटर हो यानी अकेले बिजनेस कर रहे हैं तभी कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप पार्टनरशिप फर्म है तब भी कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, कंपनी हैं, तो भी कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना होगा। सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट द प्रॉपराइटर यानी मालिक और ऑनर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर आउटसाइडर। एक तरह से आप आउटसाइडर माने जाएंगे बिजनेस के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। यानी जो कैपिटल होती है, जो ऑनर अमाउंट या कोई गुड्स लगाता है बिजनेस में, आप उसे कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी में कैपिटल को इक्विटी बोला जाता है। और एज पर दिस कॉन्सेप्ट कैपिटल लायबिलिटी होती है बिजनेस में, क्योंकि माना जाता है कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस ने एक आउटसाइडर से पैसा लिया है, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे। अब आगे पढ़ते हैं इसी चीज़ को। एज पर दिस कॉन्सेप्ट
कैपिटल इज कंसिडर एज ए लाइबिलिटी, कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाएगा बिकॉज इट इज अज्यूम दैट द फर्म हैज़ बोरोड फंड फ्रॉम इट्स ओन प्रॉपर्टी माना जाएगा। फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म मतलब कॉमन वर्ड है जो यूज़ होता है बिजनेस एंटिटी के लिए। तो फर्म माना जाएगा जो बिजनेस एंटिटी है उसने पैसा बोरो किया है अपने ही ऑनर से, ओन प्रोप्राइटर से, इंस्टेड ऑफ बोरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, मतलब बाहरी व्यक्ति से लेने की जगह उसने अपने ऑनर से ही पैसा बोरो किया है, तो कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी इसी बेस पे है। ड्राइंग्स मतलब जब कोई ऑनर, बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस से कोई पैसा निकालता है या कोई गुड्स निकालता है या कोई एसेट निकालता है, वो पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ करता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम ड्राइंग्स बोलते हैं और ड्राइंग से आपकी कैपिटल कम हो जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, गुड्स यूज फॉर बिजनेस पर्पज आर ट्रीटेड एज द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। अगर कोई सामान बिजनेस में खरीदा जाता है तो बिजनेस का खर्चा होता है, बट सिमिलर गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर, अगर कोई बिजनेस का गुड्स मालिक यूज कर रहा है फॉर इस पर्सन यूज, आर ट्रीटेड एज इज ड्राइंग्स, तो हम उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। सो इन शॉर्ट, तो हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलने, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलने एक ही बात है। कीप द बिजनेस सेपरेट, ये मानता है कि बिजनेस अलग है फ्रॉम इट्स ऑनर, अपने मालिक से, एंड हेल्प टू असर्टेन हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज ड्यू। इससे और इस कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि कितना पैसा ऑनर को वापस करना है, इन फॉर्म इज कैपिटल, की कैपिटल जो ऑनर लगाई थी, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट जो अर्न करता है बिजनेस ऑनर की कैपिटल पे, तो प्रॉफिट भी किसको देना होता है, मालिक को ही वापस देना होता है। और वी कैन से दैट फर्म इज लायबल टू द ऑनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी कैपिटल लगाई है उन्होंने, इन्वेस्ट की है बिजनेस में, उसे वापस करना होगा, मेड बाय द ऑनर, एंड ड्यू टू दिस रीजन कैपिटल इज कंसिडर एज ए लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इसलिए एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कैपिटल लाइबिलिटी मानी जाती है बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज़ 9 लाख, 9 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो ऑनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। विथ विच ही परचेज मशीन, 9 लाख रुपए में से बिजनेस ने मशीन खरीदी, तो मशीन आप पढ़ चुके हैं असेट है। असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए खरीदी है, मोर देन 1 ईयर के लिए खरीदी है, और जिसे बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा गया उससे अपन फिक्स असेट बोलते हैं, तो मशीन एक फिक्स असेट हो गई। एंड मेंटेन द बैलेंस इन हैंड, और बाकी पैसा बच गया, यानी 9 में से 6 लाख की तो मशीन खरीद ली और 3 लाख का कैश बच गया। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ विल बी, तो ऐसे दिखाया जाएगा बिजनेस के बुक्स में कि कैपिटल लगाई है उन्होंने 9 लाख, जिसमें से मशीन खरीदी गई है 6 लाख की और कैश बच गया 3 लाख का। ये तो असेट हो गई दोनों, मशीन और कैश तो असेट है बिजनेस जो यूज़ करेगा जिससे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, और कैपिटल लायबिलिटी हो गई। दिस मीन दैट द एंटरप्राइजेज ओव, मतलब एंटरप्राइज में तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऋणी है मिस्टर ए की, क्योंकि एक्स ने पैसा लगाया 9 लाख रुपए। नाउ इफ मिस्टर एक्स स्पेंड ₹7,000 टू मीट मतलब फुलफिल करना, टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस, मान लो घर के खर्चे के लिए 7,000 रुपये बिजनेस से निकालता है फ्रॉम बिजनेस फंड, देन इट शुड नॉट बी टेकन एज बिजनेस एक्सपेंस, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, ये तो ड्राइंग्स हो जाएगा, पर्सनल खर्चे के लिए जो पैसा निकाला गया, एंड वुड बी चार्ज टू हिज कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज होगा, दैट इज हिज इन्वेस्टमेंट वुड बी रिड्यूस बाय ₹7,000, उसका पैसा घटा दिया जाएगा 7,000 से। फॉलोइंग द एंटिटी कॉन्सेप्ट रिवाइज फाइनेंशियल पोजीशन, अब ये जो फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर थी ये कैसे चेंज हो जाएगी कि फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपकी असेट और लायबिलिटी कितनी है बिजनेस में, उस कॉन्सेप्ट को हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, कि आपके पास कितनी असेट है जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देंगे और कितनी लायबिलिटी है ऑब्लिगेशन टू पे जो आपको पे करनी है। तो कैपिटल लगाई थी उन्होंने 9 लाख, उसमें से 7,000 उसने विड्रॉ कर ली, तो उसकी रिमेनिंग कैपिटल बचेगी 893, ये तो लायबिलिटी हो गई बिजनेस के लिए। मशीन वही है एज इट इज 6 लाख पे, कैश 3 लाख था जिसमें से 7,000 ऑनर निकाल के लेके गया, तो आपका जो रिमेनिंग कैश बचेगा वो 2,93,000 बचेगा। तो आई होप ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है सिंपल कि ऑनर अलग माना जाएगा, बिजनेस अलग माना जाएगा। मोटिव क्या है इस कॉन्सेप्ट के पीछे, लॉजिक क्या है इसको बनाने के पीछे, कि जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है ऑनर की, जो घर में सामान खरीद रहा है, घर में जो खर्चे कर रहा है, वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन अलग रखे जाएंगे और पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑनर अलग रिकॉर्ड करेगा, ताकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस पता चल सके बिजनेस का। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बर्थ हुआ है कैपिटल के कॉन्सेप्ट का, ड्राइंग्स का। कैपिटल मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है ऑनर बिजनेस में, अमाउंट या कोई गुड्स या कोई असेट, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी में कैपिटल को इक्विटी बोला जाता है। और ड्राइंग्स का मतलब होता है ऑनर जब पर्सनल काम के लिए कोई गुड्स या कोई सामान या कोई असेट निकाल के ले जाता है, कैश निकाल के ले जाता है बिजनेस से, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग से उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट,
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, MMC। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को पहले रफली समझ लेते हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था, टू रिकॉर्ड समथिंग। अकाउंट का मतलब होता है टू रिकॉर्ड समथिंग। अगर आप किसी इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे अकाउंट बोला जाता है, राइट, टू रिकॉर्ड समथिंग। तो हम रिकॉर्ड किस चीज़ में करते हैं, हम कोई ऐसा फोटोकॉपी चिपकाते जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी चीज़ को अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसे आप पैसे में मेजर कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने बिजनेस के लिए सामान खरीदा 10 लाख रुपए का, तो आप बता सकते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, राइट। तो ये मनी में मेजर कर पा रहे हैं आप इसको, इस परचेज को जो आपने सामान खरीदा। परचेज वर्ड कब आता है, जब आप डे टू डे पर्पज़ के लिए कोई सामान खरीदते हैं बिजनेस में, तो उसे परचेज बोलते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए कोई सामान खरीद रहे हैं जिसे आप यूज़ करेंगे, बेचने के मोटिव से नहीं खरीदे, जैसे फिक्स एसेट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, उन्हें हम एसेट बोलते हैं। तो परचेज मतलब डे टू डे पर्पज़ के लिए जो सामान खरीदा जाता है, जो गुड्स खरीदा जाता है बिजनेस में, उसे हम कॉमन नाम देते हैं परचेज। तो आप इसे मनी में मेजर कर सकते हैं, तो ये रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन, राइट। क्लियर। हम मान लेते हैं आपने किसी नए एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, न्यू एम्प्लॉय या न्यू चेयरमैन, न्यू डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है, राइट। अब इसको सैलरी आप देंगे हर महीने 2 लाख रुपए। तो चलो ये तो मनी में मेजर हो रही है कि खर्चा है बिजनेस का, सैलरी देनी पड़ेगी। पर क्या आप ये बता सकते हैं कि इस नए चेयरमैन के, नए एम्प्लॉय के आने से ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा होगा? आप इसे रुपीज़ के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेट कर भी सकते हैं तो क्या वो एक्चुअल फिगर होगी? जैसे मैं कह रहा हूँ ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, हो सकता है अगर हमारी ऑफिस को ज्वाइन करे तो हमारे प्रॉफिट में 10% का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो 10% आपने कहा है, ये टेंटेटिवली बोला है ना, ये रैंडमली बोला है, इसका कोई बेस थोड़ी है कि कितना परसेंट बढ़ेगा, राइट। तो आप किसी नए एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आप उसे मनी में मेज़र नहीं कर सकते। हाँ, जो सैलरी आप देंगे उसको वो तो मेज़र कर सकते हैं, पर उसके आने से बिज़नेस को कितना फ़ायदा होने वाला है, ये आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा बिजनेस में, ठीक है। इसी तरह ए और बी दो मैनेजर हैं बिजनेस में, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, राइट। और काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है, 2-4 घंटे, 4 घंटे इनमें लड़ाई चली। जो दो मैनेजर हैं बिजनेस में, दोनों में कोई क्लैश हो गया किसी चीज़ को लेकर और दोनों लड़ रहे हैं, 4 घंटे तक कोई काम नहीं होता, लड़ाई होती रहती है। तो अब क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो लड़ाई हुई, इसके 4 घंटे जो वेस्ट हुए, इससे बिजनेस को कितना नुकसान हुआ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं सर, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर अंदाजे पे नहीं चलती है ना अकाउंट्स। अकाउंट किस पे बेस्ड होती है? पार्ट्स पे। पार्ट्स मतलब जो घटना हो जाती है और एक्चुअल में आप बता सकते हैं कितना खर्चा हुआ, इतनी इनकम हुई, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। पर आप अंदाजे से थोड़ी किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि उन्हीं चीज़ों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा एज ए इनकम और एक्सपेंस, जिन्हें आप मनी में मेज़र कर सकते हैं, जिन्हें आप पैसे में माप सकते हैं। अगर किन्हीं चीज़ों को आप पैसे में मेज़र नहीं कर सकते तो आप उन्हें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए ईमानदार है, बहुत अच्छे एम्प्लॉय है, ये बहुत सालों से आपके यहाँ काम करते हैं, ऑनेस्ट है। तो क्या इसकी ऑनेस्टी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप इसे मेज़र कर सकते हैं कि कितना ईमानदार है बिज़नेस के? नहीं। आप इसे मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद होती हैं या जिनसे बिज़नेस को नुकसान होता है, लड़ाई हुई तो नुकसान हुआ, पर हम इन्हें मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं होंगी एज़ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है सर, मनी का मतलब होता है इंडिया में रुपए, अमेरिका में मतलब है डॉलर, ब्रिटेन में मतलब है पाउंड, ठीक है, जिसे आप पाउंड बोलते हैं, राइट। तो अब हम कौन से मनी की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन होता है, मनी का मतलब तो होता है कि जिसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, मतलब वो कोई भी ऐसा मीडियम जिसे आप कोई सामान, गुड्स या सर्विस लेने में यूज़ करते हैं, तो उसे हम मनी बोलते हैं, राइट। अब इंडिया में रुपीज़ हैं, अमेरिका में डॉलर हैं और ब्रिटेन में पाउंड है, राइट। तो अब क्वेश्चन होता है हम कौन सी मनी की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है रूलिंग करेंसी। रूलिंग करेंसी ये कॉन्सेप्ट है कॉमर्स और अकाउंट्स में कि आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो रूलिंग करेंसी में करेंगे। अब व्हाट डू मीन बाय रूलिंग करेंसी? रूलिंग करेंसी मतलब जिस भी कंट्री में आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस कंट्री में जो करेंसी रूल कर रही है, जो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग अलाउड है करेंसी, उसी करेंसी में आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे इंडिया में जो अलाउड करेंसी RBI के थ्रू जो अपन यूज़ करते हैं वो रुपीज़ है, तो सारे अकाउंटिंग डिटेल आप रुपीज़ में ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने $10,000 की एक मशीन खरीदी, अमेरिका से इंपोर्ट करी। इंपोर्ट मतलब जब आप इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं
तो आप उसे इम्पोर्ट बोलते हैं। तो $10,000 की मशीन इम्पोर्ट करी, तो ये डॉलर में है प्राइस, और $1 मान लेते हैं 90 की रुपीज़ में चल रहा है, तो इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग मशीन कितने की हो गई, 9 लाख रुपीज़ की हो गई। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे इस अकाउंटिंग डिटेल को अपने बिजनेस में लिखेंगे, मशीन की वैल्यू वो 9 लाख रुपये पे लिखेंगे, ना कि $10,000 पर। तो जिस भी कंट्री में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस कंट्री की जो रूलिंग करेंसी है, मतलब जो रिजर्व बैंक ने, उस कंट्री के जो सेंट्रल बैंक ने अप्रूव की है उस कंट्री में डेली लेन देन के लिए, उसी करेंसी में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी में मेज़र किए जा सकते हैं वही रिकॉर्ड होंगे। अगर किन्हीं ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते, वो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे बिजनेस में, चाहे वो कितने ही बेनिफिशियल हो, कितनी ही उनसे लॉस हो सकता हो, राइट। और जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वो रूलिंग करेंसी में रिकॉर्ड होंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का के जो डिसएडवांटेज है, मतलब एक नुकसान तो क्या है, ये उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है जिनसे बिजनेस को फ़ायदा तो हो रहा है पर उन्हें मनी में मेज़र नहीं कर पा रहे, तो एक इसका डिसएडवांटेज है। वैसे ही डिसएडवांटेज नहीं है, बनाया क्या है, क्योंकि जिससे आप मनी में मेज़र ही नहीं कर सकते उसे हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि इसका डिसएडवांटेज, जैसे किसी एम्प्लॉय की ईमानदारी, नए एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट, दो मैनेजर लड़ रहे हैं तो कितना इनके क्वारल से कितना नुकसान हुआ, एटसेट्रा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं करता है। प्राइस लेवल चेंजेस, या आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। अब व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन, पहले हम मीनिंग समझ में, वैसे आप पढ़ते रहते हैं महंगाई का मतलब, पर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो रुपए होता है, हमारी कंट्री में रूलिंग करेंसी रुपए है, रुपए में होते हैं ट्रांजेक्शन, तो रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो गिर जाती है। परचेजिंग पावर ऑफ अ रुपी विल डिक्रीज, जिसे हम इंट्रेंसिक पावर भी बोलते हैं। परचेजिंग पावर को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है इंट्रेंसिक पावर, ये डिक्रीज हो जाती है। ठीक, जैसे कि व्हाट डू मीन बाय इंट्रेंसिक पावर, जैसे आपने 1960 में की बात करते हैं, उस टाइम 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते थे। 1000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी, 1960 की बात की जा रही है, राइट। उस टाइम किसी पर्सन ने एक प्लॉट खरीद लिया 1000 रुपये में, अच्छा खासा बड़ा प्लॉट आ जाता था 1960 में, आउटर एरिया में थोड़े से, ठीक है। अब चल रहा है 2026, इस प्लॉट की वैल्यू आज अगर वो मेज़र कर रहा है तो है, मान लेते हैं 100 करोड़, यानी उस टाइम 1960 में उसने केवल 1000 रुपीज़ में ख़रीदा था, क्योंकि उस टाइम 1000 रुपीज़ एक बहुत बड़ी रकम थी। पर आज ये प्लॉट, सेम प्लॉट वैल्यू का हो गया है 100 करोड़ का, अगर वो आज इसे बेचे तो 100 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। तो ये होती है रुपए की परचेजिंग पावर। महंगाई जब बढ़ती है तो खरीदने की क्षमता गिर जाती है रुपए में, यानी 1000 रुपये में जो चीज़ें आ सकती थी 1960 में वो 2026 में नहीं आएंगी, तो रुपए की परचेजिंग पावर गिर जाती है इन्फ्लेशन में। और क्या होता है, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो दिस सिचुएशन नोन एज ए इन्फ्लेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या होती है इन्फ्लेशन, तो आप क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच परचेजिंग पावर और इंट्रेंसिंग पावर ऑफ अ रुपीज़ डिक्रीज, यानी जो चीज़ें कल 1 रुपये में आ सकती थी उतनी चीज़ें आज 1 रुपये में नहीं आएंगी, क्योंकि महंगाई तेज़ी से बढ़ती है और गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू महंगी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन in which goods and services value are increasing but the purchasing power और intrinsic power of a rupee is decreasing। रुपए की परचेजिंग पावर गिरती है और गुड्स सर्विसेज महंगी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो मैंने 1000 की खरीदी थी वो चीज़, तो मैं अपनी बुक्स में 1000 पे रिकॉर्ड करूँगा, यानी आज वो चीज़ कितने की चल रही है मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि आपने जिस वैल्यू पे ख़रीदा था उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। ट्रांजेक्शन जिस वैल्यू पे होता, भले ही आज उसकी वैल्यू क्या चल रही है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, जिससे आप करंट सिचुएशन नहीं पता कर पाते कि एक्चुअल में कितनी असेट है बिजनेस के पास जिनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं। As per this concept, only those transactions which can be measured in terms of money, जिन्हें हम मनी में, पैसे में माप सकते हैं, are recorded in the books of account, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है।
ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द रूलिंग करेंसी। रूलिंग मतलब जो चल रही है करेंसी उस कंट्री में, उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होते हैं। जैसे इंडिया में रुपीज़ है रूलिंग करेंसी, अमेरिका में डॉलर है रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द बुक्स आर प्रिपेयर, जहाँ पे आप बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस मटेरियल, भले कोई मटेरियल मतलब कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के लिए, आर नॉट रिकॉर्डेड, पर वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते इफ़ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इन मॉनेटरी टर्म, जिन्हें आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आप किसी आदमी की, अपने एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी मनी में मेजर नहीं कर सकते, वो कितना ईमानदार है, कितना मेहनती, एट्सेट्रा। लॉस ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, या क्वारल, लड़ाई हो गई बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर, तो आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते मनी में। हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके होने से इतना नुकसान हो सकता है, पर कितना हुआ वो एक्चुअल में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। However, the money measurement concept suffered the following limitation, मतलब इसमें कुछ कमियां भी हैं इस कॉन्सेप्ट में जो भी पढ़ी थी अपन ने। ट्रांजेक्शनल इवेंट वो घटनाएं जो होती हैं बिजनेस विच आर इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द एंटरप्राइजेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, पर जिन्हें आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, आर नॉट रिकॉर्डेड, उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी, कि उसके आने से कितना फ़ायदा होगा ये नहीं पता कर सकते। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कितना अच्छा है, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द पीपल, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, और कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आया तो कितनी वैल्यू रखता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ें मनी में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, भले ही मटीरियल नेचर की होती हैं, इंपॉर्टेंट नेचर की होती हैं चीज़ें। ड्यू टू प्राइस लेवल चेंजेस, महंगाई बढ़ती है, प्राइस लेवल चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, रुपए की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी लाइन कहना चाहती है कि 1 रुपये में जो चीज़ें 10 साल पहले आ सकती थी, आज उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ड्यू टू प्राइस लेवल चेंज, महंगाई की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस राइजेस, जब महंगाई बढ़ती है, द वैल्यू ऑफ रुपी टुडे इज मच लेस एज कम्पेयर टू अर्लियर, रुपए की वैल्यू गिर जाती है पहले के कंपैरिजन में। और वी कैन से दैट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इज लेस एज कम्पेयर टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, यानी आज 1 रुपये में ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, आज से 10 साल बाद 1 रुपये में वो चीज़ें खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती है और रुपए की इंट्रेंसिक वैल्यू गिरती जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं आप, परचेज अ बिल्डिंग 10 ईयर अगो एट ₹50 लाख, आपने 10 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख में, बट नाउ प्रेजेंट प्राइस ऑफ द बिल्डिंग इज 150 लाख, यानी अब 150 लाख यानी 1.5 करोड़ की वैल्यू हो गई बिल्डिंग की। बट इन द बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे, यानी जिसमें आप अपनी एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। वी विल शो सच लैंड एंड वैल्यू 50, हम 50 लाख पे दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ ₹150 लाख। हम एक्चुअल फिगर नहीं दिखाते हैं, अकाउंट में जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन उसी वैल्यू पे दिखाया जाता है। आपको हर साल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आप प्राइसेस चेंज नहीं करते हैं। अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इसलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती है ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 150 है बिल्डिंग की, पर आप बुक्स में कितनी दिखा रहे हैं, 50 लाख। सो वी कैन से दैट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड, अगर मनी में यानी इन्फ्लेशन की वजह से कोई चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड अकाउंटिंग डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर ऑफ द बिजनेस, और सही सिचुएशन नहीं पता चल पाती है। तो आई होप ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।